हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉल्डर का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पढ़ाया। इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कॉल्डर का ही ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल और डेवलपमेंट मॉडल में स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन कुछ वेरिएबल्स, कुछ फैक्टर्स वहाँ इन्होंने भी लिया हुआ है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का समझ में आ गया तो ग्रोथ मॉडल समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। जो ग्रोथ मॉडल है वो ये कहना चाहता है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में पढ़ा था कि किसी कंट्री का जो ग्रोथ होता है वो कहता है कि सेविंग फ्लेक्सिबिलिटी है, इनकम से जो सेविंग का प्रोपोर्शन है चेंज करके, कैपिटल फॉर्मेशन करके, इन्वेस्टमेंट करके और सेविंग को रीडिस्ट्रीब्यूट करके ग्रोथ किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल था। इस मॉडल में चर्चा करता है फ्रेंड, ये जो ग्रोथ मॉडल है ये बेसिकली दो मॉडल का कंबाइंड इफेक्ट दिखाता है। वो एक मॉडल था इनका हेरोड का, जिसे हम हेरोडियंस डायनामिक अप्रोच बोलते हैं, और दूसरा उनका था केन्जियन टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल एनालिसिस। तो केन्स की जो टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस था और डायनामिक जो हेरोडियन था, दोनों को मिलाकर ये इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल की बात करता है। वो कहता है कि किसी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उस कंट्री के टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस पे डिपेंड करेगी, और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस जो है वो कैपिटल एक्युमुलेशन पे डिपेंड करेगी। और कैपिटल एक्युमुलेशन क्या होती है? क्योंकि जो सेविंग इंक्रीज होता है, सेविंग ही अगर इन्वेस्टमेंट होती है वही कैपिटल एक्युमुलेशन होता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि कैपिटल एक्युमुलेशन कितना करना है, किस लेवल तक करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कहाँ तक प्रोग्रेस हो सकती है, क्या टेक्नोलॉजी बढ़ने से उसके बाद उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या घटती है, किस पॉइंट पर हमें ऑप्टिमम सिचुएशन लेनी है, यह स्टडी स्टेट ग्रोथ कैसे लेके जाना है, किस पाथ पे चलना है, इसी की बात करता है। इसमें अलग अलग फैक्टर लेता है वो। फ्रेंड, सेविंग फंक्शन लेगा, इन्वेस्टमेंट फंक्शन लेगा, टेक्नोलॉजी फंक्शन लेगा। हम फंक्शन की चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम इनके कुछ एजम्पशंस को जान लेते हैं। देखो, इनकी पहली एजम्पशन तो यही थी फ्रेंड कि बेस्ड ऑन द केन्जियन फुल एम्प्लॉयमेंट। आपने केन्स की थ्योरी पढ़ी है। केन्जियन इकोनॉमिक्स ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट रन सिचुएशन की बात करता है, ठीक है। और जब शॉर्ट रन सिचुएशन की बात करता है तो आपको ये भी पता होगा कि वहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जो है कैसा मानता है वो, ठीक है, अपवर्ड मानता है, और जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक मानता है, ये भी पता था। दूसरी बात कहता है कि केन्जियन इकोनॉमिक्स से मॉनेटरी पॉलिसी का रोल क्या है, न्यूट्रल दिखाता है, क्योंकि केन्जियन जो है मॉनेटरी पॉलिसी को लेता नहीं, वो सिर्फ फिजिकल पॉलिसी को फोकस करता है, क्योंकि केन्जियन हमेशा शॉर्ट रन की बात करता है। तो शॉर्ट रन में फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव होती है, लॉन्ग रन में कहता है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि उसकी बातें नहीं करता क्योंकि मॉनेटरिस्ट बात करते थे। तो हमारा यह है कि पहली बात तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट, केन्जियन वाले फुल एम्प्लॉयमेंट की शॉर्ट रन की बात करता है, ठीक है। दूसरा था कि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस डिपेंड ऑन द रेट ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एजम्पशन, इसको आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड। वो ये कहता है कि जो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस फंक्शन है, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस फंक्शन है, वो दो ग्रोथ पर डिपेंड करेगा। किसकी ग्रोथ है? ग्रोथ ऑफ कैपिटल और ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी। कहने का मतलब है कि इन दोनों से मिला करके जो ग्रोथ बनेगी वही टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन होगा। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। ग्रोथ आपका कैपिटल का मतलब ये है कि किस रेशो से, किस परसेंटेज से, किस एनुअल ग्रोथ रेट से कैपिटल बढ़ रही है, यानी कि सेविंग उस जैसा से इंक्रीज होगी, उस से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। तो कैपिटल एक्युमुलेशन किस तरह से बढ़ रही है, और प्लस जिस रेशो से कैपिटल बढ़ रही है, क्या उसी रेशो से ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी कि पर कैपिटल इनकम या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी कह सकते हैं इसको, वो बढ़ रही है। तो दोनों के इफेक्ट से हम टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल बाद में समझाऊंगा। फिर कहता है कि अगर ये दोनों बेटर होगा तो क्या इफेक्ट निकलेगा
कैपिटल आउटपुट रेशो विल डिपेंड अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन टू ग्रोथ। यानी कि एक किसी भी कंट्री का जो कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होता है, कैपिटल आउटपुट रेशो होता है कि किसी चीज़ को बनाने के लिए कितनी कैपिटल यूज़ करनी पड़ रही है, तो कितनी आप लेबर कैपिटल हायर कर रहे हैं और इस कैपिटल का इम्पैक्ट कितना ग्रोथ पे पड़ रहा है, तो दोनों का रेशो जो होता है कैपिटल आउटपुट रेशो होता है। तो कैपिटल आउटपुट रेशो का लिंक जो है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन से है। ठीक है, दो चीज़ आपको समझ लेना फ्रेंड, इसको थोड़ा ग्राफिकली समझना है। हमने टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन को टी डैश मान लिया और टेक्निकली प्रोग्रेस फंक्शन को हम ग्राफिकल दिखा देते हैं, ये ऐसा मानता है टी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस फंक्शन। आपने पढ़ा होगा, हम पढ़ाए थे हेरोडियन मॉडल में ये। ठीक है, पहले था ये के था, यहाँ पर एल अपान क्यू है या क्यू अपान एल है, पता था। तो हमने बताया था कि ये जो है प्रोडक्शन फंक्शन है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस को शो कर रहा है। याद है आपको, के अपान एल लेते थे। तो यानी कि यहाँ पर कैपिटल है, कॉस्ट है, क्या है, कैपिटल है। तो ये कहता है कि कन्वेक्स होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, ये कन्वेक्स होता है और अपवर्ड होता है बट फ्लैटर बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट। एक पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, वो फ्लैटर हो जाता है। ठीक है, अच्छा दो चीज़ और समझ लेना थोड़ा सा। इस एक्सेस पे हमने एक्स एक्सेस पे क्या लिया हुआ है, क्या लिखा है, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल पर वर्कर एट ए टाइम, यानी कि 1/KT इंटू डेल्टा के अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर लेबर कितना, पर लेबर पर ईयर कितनी कैपिटल ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पर है कि 1/QT इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम कि पर ईयर एनुअल परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ इनकम पर वर्कर एट ए टाइम। किसी एक टाइम पे पर वर्कर कितनी प्रोडक्टिविटी है और पर वर्कर कितना कैपिटल यूज हो रहा है, यानी कि परसेंटेज ग्रोथ ऑफ पर वर्कर कैपिटल और परसेंटेज ग्रोथ ऑफ पर वर्कर इनकम। तो इनकम राइज हो रही है और ये कैपिटल राइज हो रही है। इनकम और कैपिटल का आउटपुट रेशो है, दो है, और इसी पर डिपेंड करेगा प्रोडक्शन फंक्शन। यानी कि यही मैंने बताया कि टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन का दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, किसका, ग्रोथ ऑफ कैपिटल का और ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी का, और इन दोनों के रेशो को बोलते हैं आप कैपिटल आउटपुट रेशो। अच्छा, ये तो समझ गया। तो हमने ये माना फ्रेंड कि वो ये कहता है कि किसी इकोनॉमी का जो ग्रोथ होता है वो किस पर डिपेंड करता है, कैपिटल एकम्युलेशन पे। अगर कैपिटल एकम्युलेशन होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम के बाद कैपिटल एकम्युलेशन नहीं हो पा रहा है, इसके बाद कैपिटल एकम्युलेशन तो हो रहा है फ्रेंड, कैपिटल एकम्युलेशन तो होगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, यहाँ पर फॉल होना शुरू हो रही है। देखेंगे इसके बाद प्रोडक्टिविटी फॉल होना शुरू हो जा रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। तो ये कहना चाहता है कि यहाँ से यहाँ तक तो प्रोग्रेस हुई, इसके बाद प्रोग्रेस नहीं हो रही है। इसका रीज़न क्या है, तो टोटल जो ग्रोथ मॉडल है इसी चीज़ पर डिपेंड है कि ये पॉइंट्स को सस्टेन रखने के लिए, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए किस तरह से ग्रोथ करता है, इसे बोलते हैं टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन। हम आपको प्रोग्रेस पढ़ाएंगे किस तरह से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप पहुंचेंगे। और इसके बाद ये फ्लैटर क्यों हो जा रहा है, क्यों ऐसा हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लेबर बढ़ता जाएगा, मार्जिनल डिमिनिशिंग, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिमिनिशिंग हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे लेबर बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, वो हम इसकी चर्चा डिस्कस लेटर करेंगे। तो फ्रेंड्स दूसरी एजम्पशंस आपको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूँ। माइंड में रखना है क्योंकि इसका आगे आचर के अभी आपको फिर से ही आगे स्टैंड करना है। तीसरा है बेटा जी इनकम, मैं थोड़ा सा मिटाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। ओके, देखिए फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात ये है, वो ये कहना चाहता है कि जो इनकम है कंसिस्टेंट्स वेजेस एंड प्रॉफिट। वो कहता है कि जो टोटल इनकम है उसे टू पार्ट्स में है, वेजेस में और प्लस प्रॉफिट में।
सर यहाँ पर दो वेरिएबल लिया हुआ है कि इनकम आइदर कंज्यूम इनकम जो है प्रॉफिट के पास जा रही है यानी कि कैपिटलिस्ट के पास जा रही है, और या जो लेबर है उसके पास जा रही है यानी कि एंटरप्रेन्योर के पास और सेविंग के पास। ठीक है, अच्छा दो चीज़ है। तीसरा चीज़ अगली एजम्पशन है एमपीएस की बात करता है। ये कहता है कि जो वेजेस हैं, जो लेबर है, मान के चलो जो लेबर है इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम बहुत ज़्यादा है। और तीसरा जो कैपिटलिस्ट यानी कि एंटरप्रेन्योर है, यानी कि प्रॉफिट जो ले रहा है, प्रॉफिट कौन ले रहा है? एंटरप्रेन्योर, उसकी मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम कम है। तो जब एक की मार्जिनल एमपीसी कम है, एक की ज़्यादा है, इसका मतलब क्या निकलेगा कि इसकी मार्जिनल प्रोपेसिटी टू सेव कम है और इसकी मार्जिनल प्रोपेसिटी टू सेविंग ज़्यादा है। ओके, यानी कि वो ये एज्यूम करता है एमपीएस के बारे में क्या सिचुएशन है और फिर एमपीसी के बारे में। एक बात यहाँ पर ये कहना चाहता है कि मार्जिनल प्रोपेसिटी टू सेविंग ऑफ प्रॉफिट मेकर यानी कि प्रोड्यूसर की इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेसिटी ऑफ सेविंग इज वेज वर्कर की। ओके, अच्छा अगली कंडीशन है प्राइस कंसिस्टेंस। वो कहता है कि इस मॉडल में जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के फंक्शन हैं लाइक वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, सेविंग, सभी को किस बेस पे नापता है? वो कांस्टेंट प्राइस पे मेजर किया जाता है। फिर कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसीज बीटर रोल है। वो कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसीज का बीटर रोल यहाँ पर है क्योंकि उससे वेज रेट बढ़ते हैं। ठीक है, मनी सप्लाई के साथ उसका लिंक किया हुआ है। फिर कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, अब इस मॉडल को दो वे में पढ़ना है, एक कांस्टेंट पॉपुलेशन और एक एक्सटेंड पॉपुलेशन, दो चीज़ें पढ़ना है। लेकिन इसके पहले आपको फ्रेंड्स, इससे पहले जाने के लिए आपको और भी चीज़ें बताना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि पहले आपको एजम्पशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके फंक्शन क्या क्या हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड नोट कर लीजिए तब तक प्लीज़। सो फ्रेंड्स, अब आपको मैं एक एक फंक्शन करा रहा हूँ, तो सबके फंक्शन को आप नोट करते जाइएगा। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सेविंग फंक्शन। इसको एक को समझाना जरूरी है आपको। सेविंग फंक्शन, ठीक है। सेविंग फंक्शन को ये लिखता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा कि एस टी इज द फंक्शन ऑफ अल्फ़ा पी टी प्लस बीटा वाई टी माइनस पी टी। ये आपका सेविंग फंक्शन था। अब आपको बताएंगे कि थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। कंसिस्टेंस ऑफ द, यहाँ पर है ये अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा जो है ये आउट ऑफ प्रॉफिट का है। अल्फ़ा ये सेविंग है, देखो ये प्रॉफिट का साइन है। तो जो प्रॉफिट निकलता, फ्रेंड आपको पहले बताया कि जो इनकम होगी या तो बेज होगी या तो प्रॉफिट होगा। तो जो बेज प्रॉफिट से, इस प्रॉफिट से जो सेविंग निकल रही है उसे हमने अल्फ़ा माना है। तो अल्फ़ा, तो हम इसे करेंगे सेविंग अल्फ़ा आउट ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, ये प्रॉफिट वाली सेविंग है। और सेविंग जो ये बीटा का साइन है, ए आउट ऑफ वेजेस है, यानी कि जो वेजेस से सेविंग बढ़ रही है, जो कि मार्जिनल प्रोपेसिटी टू सेव पे डिपेंड करतेगी लेबर की, और जो ये जो सेविंग है ये मार्जिनल प्रोपेसिटी टू प्रॉफिट पे डिपेंड कर, सेविंग डिपेंड करेगी प्रॉफिट वाले पॉइंट पे। यानी कि अच्छा ये क्या है? प्रॉफिट का साइन है, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, आपको बेज निकालना है, तो क्या करेंगे? वाई टी माइनस पी टी, यही तो करेंगे आपको बेज निकाला। तो यानी कि ये जो है ये क्या है? बेजेज है। लेकिन इससे जो सेविंग निकलेगा एस टी बोलेंगे आप उसको। ठीक है, और एस टी को हमने क्या मान लिया? यहाँ पर हमने बीटा मान लिया है।
क्लियर फ्रेंड। और इसी तरह से इसको हमने अल्फा मान लिया। तो ये तो था फ्रेंड, आपको रट लेना है सेविंग फंक्शन। क्लियर है। अच्छा, अब आपको मैं एक दूसरा फंक्शन कराता हूँ। दूसरा है बेटा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो लिखते जाइएगा आप इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ओके। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया फ्रेंड, यहाँ पर है कि 1 इज ग्रेटर देन अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन, सेविंग आउट ऑफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन बीटा आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये जो सेविंग है, ये सेविंग क्या होगी, ग्रेटर देन ऑफ आउट ऑफ वेजेस, यानी कि आउट ऑफ वेजेस से जो सेविंग होगी उससे वो कम होगी किससे, आउट ऑफ प्रॉफिट के सेविंग से। यानी कि एंटरप्रेन्योर जो सेव कर रहा है उसकी सेविंग ज़्यादा होगी, जो लेबर सेव कर रहा है उसकी सेविंग कम होगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। तो इसको भी आपको समझते रहना है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से हम सेविंग फंक्शन के बाद इन्वेस्टमेंट फंक्शन लिखते हैं फ्रेंड। तो इसे लिखेंगे के टी इज फंक्शन ऑफ अल्फा डैश वाई टी माइनस 1 प्लस बीटा डैश प्रॉफिट ऑफ टी माइनस 1 अपॉन के टी माइनस 1। इसको हम क्लोज कर देंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वाई टी माइनस 1 से। फ्रेंड देखो, एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर के टी का मतलब है क्या है कि स्टॉक ऑफ कैपिटल है। क्या है यहाँ पर, के टी का मतलब है स्टॉक ऑफ कैपिटल। ओके। अच्छा, यहाँ पर जो अल्फा है एट ए टाइम, एट ए टी टाइम, एट ए टी टाइम, टी टाइम पे ये स्टॉक है, ठीक है। अल्फा इज आउटपुट ऑफ प्रीवियस ईयर। ये क्या है, जो ये क्या है, अल्फा, अल्फा डैश यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का स्टॉक है, क्या है, अल्फा। यानी कि देखो ये सेविंग है ना, तो भाई पिछले साल जो सेविंग था, पिछले साल जो हमारी टोटल सेविंग थी उसको पिछले साल का, वाई टी मतलब लास्ट ईयर का जो आपका, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है, करंट ईयर का है। बताता हूँ आपको, ये रेट ऑफ प्रॉफिट है आउट ऑफ प्रीवियस ईयर का। ये क्या है, आउट ऑफ प्रीवियस ईयर का, यानी कि वाई टी माइनस 1, ठीक है, लिखा हुआ सीधा सीधा। और यहाँ पर बीटा का है, रेट ऑफ प्रॉफिट है, कैपिटल आउटपुट है, बीटा है, ये रेट ऑफ प्रॉफिट है। क्या फ्रेंड्स, रेट ऑफ प्रॉफिट है ऑन कैपिटल है, जो कैपिटल है, यानी कि जो कैपिटल आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो कैपिटल लगाई है के टाइम में, और उस टाइम पे कितना प्रॉफिट आया है, ठीक है, उसका जो शेयर है बीटा है। उसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रीवियस ईयर से मल्टीप्लाई किया गया है। समझ में नहीं आया होगा, सिर्फ यहाँ पर है कि जो प्रीवियस ईयर का जो स्टॉक है, ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है। देखो दो तरह के स्टॉक, एक तो स्टॉक है प्रीवियस ईयर रखा हुआ, और इसी साल जो हमारा प्रॉफिट आया है, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट आया था उसका शेयर है, और जो कि प्रीवियस ईयर से हमें मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो कहने का मतलब कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। अच्छा, आप ऐसे समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा और समराइज कर देते हैं, लिखा नहीं मैंने, नोट कर लेना, आप समझ लेना। हमने बोला कि जो इन्वेस्टमेंट है टी, क्योंकि आपको पता है कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, तो एस टी इक्वल टी एस टी होगा। यानी कि सेविंग टी कि एक टी टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा फ्रेंड के टी प्लस 1 माइनस के टी। ओके, नेक्स्ट ईयर जो आपने अर्न किया और इस साल जो आपने अर्न किया, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, नेक्स्ट ईयर जो अर्न करेंगे और इस साल, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वही तो होगा। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे,
तो समराइज में आप इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट T इक्वल टू KT होता है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा ये दोनों चीज़ें हैं, अल्फ़ा ग्रेटर देन 0, बीटा ग्रेटर देन 0, क्योंकि प्रॉफिट भी 0 से अधिक होगा और प्रीवियस ईयर का जो स्टॉक है ये भी क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही मिलाकर के आपका इन्वेस्टमेंट शो होता है, ठीक है। समझ गया फ्रेंड। अच्छा, एक तीसरा जो फंक्शन है प्लीज़ नोट कर लिया होगा, तो मिटाते थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, तीसरा फंक्शन है फ्रेंड, इस फंक्शन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस फंक्शन, टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन। मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, समझते रहना। टेक्निकल जो प्रोग्रेस फंक्शन है उसको ऐसे बोलेंगे फ्रेंड, आपको दिखाता हूँ, y t+1 माइनस yt अपान yt, इसी को तो आप ग्रोथ बोलते थे। अच्छा, इज इक्वल टू अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश इंटू इन्वेस्टमेंट T अपान KT। ओके, तो फ्रेंड इसको ऐसा समझ लीजिए, नेक्स्ट ईयर जो प्रोडक्शन होगा, आप ग्रोथ कैसे निकालते थे, किसी से ग्रोथ कैसे निकालते हैं, प्रोग्रेस कैसे निकालते हैं कि प्रीवियस जो इस नेक्स्ट ईयर का, ठीक है, करंट ईयर से डिवाइड करते थे, तो ग्रोथ निकालने की क्वेश्चन है। तो ये कहता है, लेकिन ये डबल डैश अल्फ़ा डबल डैश ग्रेटर देन 0 एंड 1 ग्रेटर देन बीटा डबल डैश ग्रेटर देन 0, यानी कि जो ये अल्फ़ा है इसे हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर अल्फ़ा है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, रेट ऑफ, देखिए रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल का रेशो है फ्रेंड, ठीक है, और हमने बीटा अल्फ़ा मान लिया, आपको पता है। तो ये दोनों चीज़ दिखाता है कि रेट ऑफ कैपिटल ऑफ, मैं कहीं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको फ्रेंड्स, मेरा मतलब है कि ये दोनों चीज़ें किस पर डिपेंड करेंगी, ग्रोथ, वो डिपेंड करेगा कैपिटल की कितनी ग्रोथ हो रही है और, ठीक है, और उसकी प्रोडक्टिव कैपिटल लेबर की कितनी है, मतलब लेबर की जो सेविंग इनकम आएगी उसमें से सेविंग होगी, उसका अल्फ़ा है। तो यानी कि इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगी, प्लस कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का जो कैपिटल का जो रेशो है वो कितना है। तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सप्रेस द पोर्शन ऑफ स्टॉक ऑफ द कैपिटल ओनली इन पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या दिखाता है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, ठीक है, कितना पोर्शन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो निकलता है वो निकलेगा प्रोग्रेस फंक्शन। जैसे आपको ग्राफ में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे फ्रेंड कि यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट KT लेते हैं, तो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन निकलेगा इसे अल्फ़ा डैश बोलेंगे, ठीक है, हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। तो इस फंक्शन को आपको समझ लेना फ्रेंड, टेक्निकल फंक्शन समझ गए होंगे आप, इन्वेस्टमेंट फंक्शन और सेविंग फंक्शन, तीनों फंक्शन लेने के बाद हम इसको बहुत सारे डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव निकाल करके फिर हम इसको इक्वेशंस निकालेंगे फाइनली, और फिर हम फाइनल कंक्लूजन पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट अभी मैं करा रहा हूँ।